ये कहानी नंदनी की है, जो अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। बड़े बेटे ने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर माँ और छोटे भाई को छोड़ दिया। छोटा भाई रोजगार की तलाश में था। तभी उसकी मुलाकात एक भालू से होती है, जो असल में जादुई था। अचानक वो भालू एक परी बन जाता है। क्या वो परी उसके सारे फिक्र दूर कर पाएगी? जानिए इस वीडियो में। एक गांव में नंदनी अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा विजय बहुत ही समझदार और होशियार था, और उसकी पत्नी अंजलि भी उतनी ही चालाक थी। छोटा बेटा संजय अभी तक कुंवारा था, इसलिए वो अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता था। एक दिन नंदनी ने कहा, संजय, जरा बाजार से सब्जी ले आओ, घर में सब खत्म हो गई है। अभी लाता हूँ माँ, पैसे दे दीजिए। अरे बहू, संजय को पैसे दे दो। माँ जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास हों तो आप ही दे दीजिए। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं? ठीक है बेटा, अपने भैया विजय से ले लेना। ये सुनकर संजय वहां से निकल गया। पीछे से अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, बड़े भैया की कमाई पर जी लो, खुद कमाना तो आता नहीं। इसके बाद वो घर का काम करने लगी। इधर खेत में विजय काम कर रहा था। तभी संजय वहां पहुंचा और बोला, भैया कुछ पैसे दे दीजिए, माँ ने सब्जी लाने भेजा है। कितने पैसे चाहिए? जितना आप ठीक समझे उतने दे दीजिए। ये सुनकर विजय ने 100 रुपए दिए और संजय बाजार चला गया। उधर अंजलि का चेहरा उतरा हुआ था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि संजय सारा दिन पढ़ाई करे और विजय खेतों में मेहनत करे। पूरा दिन मेरा पति काम करे और ये घर पर आराम करे। आज तो मुझे बात करनी ही होगी। शाम को जब विजय घर लौटा तो उसने अंजलि को उदास देखा। क्या हुआ अंजलि? माँ ने कुछ कह दिया क्या? नहीं जी, माँ को तो अपने लाडले संजय से ही फुर्सत नहीं है। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं तो यही देखती हूँ, संजय दिन भर घर में ही रहता है, पढ़ाई करता है, खाता है और आराम करता है। इसके अलावा उसे किसी काम की परवाह ही नहीं। आप तो सारा दिन खेतों में मेहनत करते रहते हैं और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि संजय बेफिक्र बैठा रहे। अरे वो अभी छोटा है। छोटा? सिर्फ उम्र से छोटा होने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, कद-काठी में तो अब आपके बराबर हो गया है। चाहे तो आप उससे काम करवा सकते हैं, पर मुझे तो लगता है कि आपको खुद मजा आता है पैसे खर्च करने में। अंजलि की बात सुनकर विजय कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। अगली सुबह नंदनी ने विजय से कहा, बेटा, आज संजय की स्कूल की फीस भर देना, उसके इम्तिहान नजदीक है। माँ, अगर उसके पेपर आने वाले हैं तो फीस वही खुद भर ले। वैसे भी अब वो कमाने की उम्र में है। नंदनी हैरान रह गई। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है उसका सपना डॉक्टर बनने का है। हाँ माँ, पता है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे डॉक्टर बना सकूं। अगर वो खेतों में मेरे साथ काम करेगा तो ही मैं उसकी फीस दूंगा। विजय की ये बात सुनकर नंदनी दंग रह गई। इतने में संजय वहां आ गया और बोला, कोई बात नहीं भैया, मैं आपके साथ खेतों में काम कर लिया करूँगा। विजय ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। ये क्या हो गया अचानक विजय को? माँ, आप फिक्र मत कीजिए। दिन में मैं भैया के साथ खेतों में काम कर लूँगा और रात में पढ़ाई कर लूँगा। शायद भैया काम से थक जाते होंगे। इसके बाद संजय विजय के साथ खेतों की ओर चला गया। उधर नंदनी सब समझ चुकी थी कि विजय ऐसा क्यों कर रहा है। उसने अंजलि को बुलाया। अंजलि बहू, जरा इधर आओ। अंजलि मुंह बनाते हुए आई और बोली, कहिए माँ जी, क्या बात है? क्या तुमने विजय से कुछ कहा था? मैं क्यों कहूँगी? क्या उन्हें अपनी समझ नहीं है? नंदनी ये सुनकर चुप हो गई, क्योंकि पति के गुजर जाने के बाद से घर की सारी जिम्मेदारी विजय ने ही संभाली थी। उसने मन ही मन सोचा, ये क्या हो रहा है? एक समय था जब अंजलि अपने देवर संजय पर ढेर सारा प्यार लुटाती थी, और आज वही उससे जलने लगी है। उधर खेतों में विजय और संजय काम कर रहे थे। तभी संजय का दोस्त राहुल वहां आ पहुंचा और बोला, अरे संजय, तू खेतों में काम कर रहा है? तुझे अपना प्रैक्टिकल नहीं देना था क्या? हाँ हाँ, दे दूंगा। वैसे भी प्रैक्टिकल तो कल है। अरे नहीं, कल नहीं था। लगता है तू भूल गया। मैं तो अभी अभी प्रैक्टिकल देकर आ रहा हूँ। ये सुनते ही संजय घबरा गया। विजय ने गुस्से में कहा, तुझे याद भी नहीं कि प्रैक्टिकल कब है? आखिर स्कूल जाकर करता क्या है? भैया पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया, मुझे तो लगा कल है। तो इस तरह मेहनत की कमाई यूं ही बर्बाद हो रही है।
चल घर चल, अभी माँ को सब बताता हूँ। घर पहुंचकर विजय ने सारी बात नंदिनी को बताई। ये सुनकर नंदिनी ने हैरानी से कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ संजय? तुमने अपना प्रैक्टिकल छोड़ दिया? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि विजय कितनी मेहनत से पैसे कमाता है? माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, अपने भाई से मांगो। तुमने उनके दिल को दुखाया है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत गलती हो गई। ठीक है, जाने दो। वैसे भी अब तुम्हारा प्रैक्टिकल छूट चुका है। ये साल तो बर्बाद हो ही गया। अब अगले साल पढ़ाई पर ध्यान देना। फिलहाल मेरे साथ खेतों में काम करना होगा। संजय बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसकी एक गलती ने उसका करियर बिगाड़ दिया था। इसके बाद उसने विजय के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और जब फसल बिक गई तो नंदिनी ने विजय से पूछा, बेटा, क्या फसल बिक गई? हाँ माँ, सारी फसल बिक गई। बहुत अच्छा हुआ। इस बार तुम ऐसा करो, आधे पैसे संजय को दे दो। ये सुनकर विजय हैरान रह गया और बोला, माँ, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं संजय को आधे पैसे क्यों दूं? हर महीने तो सारे पैसे मैं ही संभालता हूँ। मुझे पता है बेटा, लेकिन इस बार संजय ने भी मेहनत की है, इसलिए कह रही हूँ। तो क्या अब उसने थोड़ा काम कर लिया तो मैं उसे आधे पैसे दे दूं? ये कभी नहीं हो सकता। पर बेटा, तेरी पत्नी तो हमेशा संजय को ताने देती है कि वो कोई काम नहीं करता और बस तुमसे पैसे मांगता है। अब जब उसने काम किया है तो उसका हक बनता है। ये सुनकर विजय और गुस्से में आ गया और बोला, माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, समझे तुम? भैया, माँ से इस तरह बात करना ठीक नहीं है। तू चुप ही रह। सब तेरे ही कारण हो रहा है। पर मैंने क्या किया है? अगर आप पैसे नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। क्यों नहीं देगा? इसे देने ही पड़ेंगे। मैं रोज सुनती हूँ कि अंजलि तुझे कितना उल्टा सीधा कहती है। तो क्या गलत कहती हूँ माँ जी? ये संजय पूरे दिन घर पर पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। तभी तो मैं विजय से पैसे मांगती हूँ। चलो, दिलवा दो अपने पति से पैसे। पर मेहनत तो मेरे पति ने की है, तो पैसे संजय को क्यों मिले? क्योंकि उसने भी मेहनत की है, इसलिए। अच्छा, अब बस भी कीजिए। आप कब तक इस तरह की नासमझी करते रहेंगे? मेरा कहना है कि आप बंटवारा कर दीजिए। हाँ अंजलि, तुम सही कह रही हो। आज ही फैसला हो जाना चाहिए। माँ, हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। ये सुनकर नंदिनी और संजय दोनों बहुत दुखी हो गए। संजय बोला, नहीं भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? भाइयों के बीच कहाँ बंटवारा होता है? बिल्कुल होता है। अगर घर में तुम्हारे जैसा भाई हो तो जरूर होता है। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तुझे हिस्सा चाहिए ना बेटा? ठीक है, तुझे तेरी हिस्सेदारी मिल जाएगी। माँ, ये आप क्या कह रही है? आप भी भैया की बातों को इतना गंभीरता से ले रही हैं। नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ। शायद इस तरह से इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। इतना कहकर नंदिनी ने बंटवारे का फैसला कर लिया। विजय बोला, खेत मेरे हिस्से में आएगा क्योंकि उसमें मेहनत मैं करता हूँ। और संजय को मकान दे दीजिए। क्या? सिर्फ मकान दूं? ये तो बिल्कुल गलत है। अरे माँ, आप वैसा ही कर दीजिए जैसा विजय कह रहे हैं। तुम समझते नहीं हो, वो तुमसे पूरा खेत छीन लेगा। माँ, रहने दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर नंदिनी ने खेत विजय के नाम कर दिया और वो लोग वहां से चले गए। बाद में विजय और अंजलि ने सामने ही एक बड़ा मकान बनवाया। उसे देखकर नंदिनी और संजय बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे समय गुजरता गया और नंदिनी की तबीयत बिगड़ने लगी। तब संजय ने कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। भले ही मैं खुद डॉक्टर नहीं बन पाया, पर आपका इलाज जरूर कराऊंगा। अरे बेटा, तू मेरी चिंता क्यों कर रहा है? बस तू कोई अच्छा सा काम ढूंढ ले। मैं काम ही ढूंढ रहा हूँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। लगता है मेरा नसीब ही खराब है। नहीं नहीं, ऐसा मत कह। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर संजय चुप हो गया और वहां से चला गया। गांव आने के बाद उसे उसका दोस्त राहुल मिला और उसने कहा, अरे संजय, मैंने सुना है तेरा भाई तुझसे अलग रहने लगा है। हाँ राहुल, तू बिल्कुल सही कह रहा है। उन्होंने घर का बंटवारा कर दिया। अरे आजकल तो समय ही ऐसा चल रहा है। जरूर उन्होंने सब अपनी पत्नी अंजलि के कहने पर किया होगा। मुझे नहीं पता राहुल, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। शायद मेरी किस्मत ही खराब है जो मेरा भाई मुझसे दूर हो गया। वहीं ये सब विजय सुन रहा था
और मुंह बनाकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ अंजलि बहुत खुश थी। अब वो रोजाना बाजार जाती, बहुत सारा सामान खरीदती और घर आकर खुश होती। वो कहती, अब मैं यहाँ महारानी बनकर रहूंगी। उस घर में तो मुझे अपनी सास के नीचे दबकर रहना पड़ता था। अब तो मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। सारा खेत मैंने अपने नाम कर लिया है। अंजलि खूब खर्च करती थी, जिसे देखकर गांव वाले हैरान हो जाते। अरे ये क्या हो गया? पहले कितनी संस्कारी थी और अब कितनी बदतमीज हो गई है। हाँ, सब संस्कार की ही बात है। पहले अपनी सास के साथ रहती थी और अब अकेली है। इसीलिए तो कहते हैं, घर का बंटवारा अच्छे को बर्बाद कर देता है। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर नंदिनी भी बहुत परेशान हो गई। इसी वजह से उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी और एक दिन संजय दवाई लेने के लिए डॉक्टर जी के पास गया और बोला, अरे डॉक्टर जी, कोई दवाई दे दीजिए जिससे मेरी माँ नंदिनी ठीक हो जाए। अरे संजय, तुम तो डॉक्टर बनने जा रहे थे। तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था। अब मेरे पास आए हो। क्या करूं, नसीब का खेल है। जहां डॉक्टर बनना था वहां अब मैं एक गरीब मजदूर बनकर रह गया हूं। मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं माँ का इलाज करवा पाऊं, इसलिए आपके पास आया हूं। अच्छा, ऐसी बात है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दवाई देता हूं, इन्हें अपनी माँ को दे देना, जिससे तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुनकर संजय दवाई ले आया और अपनी माँ नंदिनी को देकर बोला, माँ, इसे ध्यान से खा लेना, क्योंकि इससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे बेटा, इसकी जरूरत क्या थी? जरूरत कैसे नहीं है, जल्दी से खा लीजिए। मुझे पता है बाद में आप नहीं खाएंगी। ये कहकर वो आराम से लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो काम धंधे के बारे में सोच रहा था। संजय सोचने लगा, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह तो घर में ही चल पाएगा, इस तरह तो मुझे ये घर भी बेचना पड़ेगा। संजय काफी परेशान था, क्योंकि दिन ब दिन उनके हालात और बिगड़ते जा रहे थे। अगली सुबह संजय उठा और उसने नंदिनी से कहा, माँ, मैं गांव में काम ढूंढने जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा, और अगर शाम तक ना लौटूं, परेशान मत होना। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से जाना। ये सुनकर संजय काम की तलाश में गांव निकल गया, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। थक कर और टूटकर उसने कहा, लगता है मुझे यहाँ काम नहीं मिलेगा, अब मुझे कहीं और देखना पड़ेगा। ये सोचकर वो जंगल चला गया, क्योंकि अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। जंगल पहुंचने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बहुत उदास हो गया। तभी वहां एक भालू आ गया। भालू उसे बड़े गौर से देख रहा था, जिससे संजय थोड़ा हैरान हो गया। संजय ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम भी मुझ पर हंस रहे हो? भालू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारी परेशानी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओ, क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों हो? भालू को बोलते देख संजय दंग रह गया और बोला, ये कैसे संभव है? तुम बात भी कर सकते हो? भालू मुस्कुराया और बोला, हर जानवर बोल सकता है, लेकिन हमारी आवाज वही सुन सकता है जिसका मन सच्चा हो। अब बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? संजय ने अपनी पूरी कहानी भालू को सुनाई और दुखी होकर बोला, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, समझ नहीं आता क्या करूं। लगता है मेरी जिंदगी बेकार हो गई है। ऐसा मत सोचो, तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अगर मेरी बात मानो तो मेरे साथ चलो। अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। किस तरह की मदद चाहिए तुम्हें? मेरा बच्चा एक गड्ढे में गिर गया है, बस उसे निकाल दो। उसके बाद मैं तुम्हें एक खजाने के राज के बारे में बताऊंगा। मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा जिससे तुम बहुत अमीर हो जाओगे। ये सुनकर संजय और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने सोचा कि भालू को खजाने के बारे में कैसे पता हो सकता है। फिर भी वो भालू के साथ चला गया। भालू उसे जंगल के अंदर ले जा रहा था। संजय ने पूछा, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा इसी खाई में गिर गया है, बस थोड़ा और आगे चलो। पर तुम तो कह रहे थे तुम्हारा बच्चा गड्ढे में गिरा है। हाँ, मैंने तुमसे सच छुपाया था। अगर मैं असलियत बता देता तो तुम मेरे साथ नहीं आते। अब मेरी मदद करो, मैं अपने बच्चे के बिना जी नहीं सकता। जब दोनों और आगे बढ़े तो एक गहरी खाई के पास पहुंचे। भालू बोला, मेरा बच्चा इसी खाई में गिर गया है। संजय समझ नहीं पा रहा था कि वो बच्चे को कैसे निकाले। उसने कहा, मुझे तो खाई में उतरना पड़ेगा। तो उतर जाओ, तुम्हें किसने रोका है? अगर नीचे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, ये रस्सी ले लो, इसे पकड़कर नीचे उतर जाओ। फिर भालू ने पेड़ पर लटकी हुई एक रस्सी दिखाई।
संजय हैरान रह गया। अरे ये रस्सी यहाँ कैसे आ गई? उसने रस्सी को खाई में फेंका और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उतरते वक्त उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उधर रात होने लगी थी, लेकिन संजय घर वापस नहीं आया। नंदिनी घबरा गई और बोली, संजय अब तक वापस क्यों नहीं आया? अब तो रात भी हो गई। वो पूरे गांव में संजय को ढूंढती रही, लेकिन उसे अपना बेटा कहीं नहीं मिला। तभी उसने विजय को देखा और रुककर कहा, विजय, तुम्हारा भाई अभी तक वापस नहीं आया है। तो मैं क्या करूं माँ? और वैसे भी अब मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? बंटवारा हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ते खत्म हो गए। नहीं, अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। ये सुनकर नंदिनी बहुत दुखी हो गई और घर लौट आई। उधर दूसरी ओर संजय खाई के अंदर उतर रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि खाई काफी गहरी थी। उतरते उतरते उसने देखा कि सामने एक अलग ही जंगल है। अरे यहाँ तो दूसरा जंगल है। जंगल के भीतर जाते ही उसे एक गुफा दिखाई दी। अरे यहाँ तो एक गुफा भी है, लेकिन भालू का बच्चा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जबकि भालू ने कहा था उसका बच्चा यहीं होगा। गुफा में जाने के बजाय संजय और अंदर जंगल की ओर चला गया। उसने ध्यान से चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं भी बच्चा दिखाई नहीं दिया। अरे यहाँ तो कोई भालू का बच्चा है ही नहीं। संजय समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। नंदिनी घर पर बहुत चिंतित थी, क्योंकि संजय को गए हुए 4 दिन हो चुके थे और वो अब तक वापस नहीं आया था। इतने में राहुल की माँ मोहिनी आई और बोली, नंदिनी चाची, आप इतनी उदास क्यों दिख रही हैं? और संजय भी नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ गया? बेटा, वो काम ढूंढने निकला था, लेकिन अब तक घर नहीं लौटा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। क्या मतलब संजय अभी तक घर नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर विजय से क्यों नहीं कहा मदद के लिए? मैंने कहा था, लेकिन उसने तो मुझे उसी वक्त टाल दिया। उसे अब हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। पता नहीं मेरे बड़े बेटे विजय को क्या हो गया है। और अंजलि तो बिल्कुल ही बिगड़ गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ नंदिनी चाची। शायद ये सब आपके नसीब की ही मार है। उधर अंजलि को जैसे ही खबर मिली, उसने खुशी से कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मतलब संजय कहीं गायब हो गया है। अगर वो लौटकर ना आया तो ये घर भी मैं अपने नाम कर लूंगी। अंजलि बुरी आदतों में फंस चुकी थी। अब तो वो जुआ भी खेलने लगी थी, क्योंकि एक बार उसने पैसे जीत लिए थे। उसने सोचा, इस बार घर का सारा पैसा जुए में लगा देती हूँ, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। ये सोचकर अंजलि ने बिना किसी को बताए घर के पैसे जुए में डाल दिए। लेकिन इस बार वो हार गई। रोते हुए बोली, ऐ ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैं सब कुछ हार गई। अब मैं सबको क्या जवाब दूंगी? तभी विजय रास्ते में सेठ से मिला। सेठ ने कहा, अरे विजय, कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। घर जाकर क्या करोगे? तुम्हारी बीवी तो जुए में घर और खेत सब कुछ हार गई है। क्या अंजलि ऐसा कभी नहीं कर सकती? वो तो जुआ खेलती भी नहीं है। किसने कहा? तुम्हारी बीवी रोज जुआ खेलती थी और आज सब कुछ हार गई। अब तुम्हारा घर और खेत मेरे हैं, कल तक खाली कर देना। ये सुनकर विजय का दिल टूट गया। घर जाकर उसने अंजलि से पूछा, ये सब क्या है? तुमने जुए में सब कुछ कैसे हार दिया? मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था हम और अमीर हो जाएंगे। सेठ ने मुझे लालच दिया। और तुम सेठ की बातों में आ गई। तुमने तो हमें बर्बाद कर दिया। विजय बहुत दुखी हो गया और जोर जोर से रोने लगा। जब नंदिनी को ये बात पता चली तो उसका दिल भी भर आया। उसने कहा, ए ऊपर वाले, यही होता है लालच का फल। इसने अपने ही भाई के साथ गलत किया था, इसलिए आज इसे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। उधर संजय कई दिनों से जंगल में फंसा हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, अब मैं क्या करूं? मुझे तो भालू का बच्चा कहीं मिल ही नहीं रहा। माँ भी मेरे लिए जरूर बहुत परेशान हो रही होंगी। अच्छा है मैं यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन जैसे ही उसने लौटने का रास्ता ढूंढा, उसे दिखा कि रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। घबराकर बोला, ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कीजिए। मैं तो यहाँ किसी की मदद करने आया था, लेकिन खुद ही फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूं? संजय बहुत उदास और परेशान हो गया।
तभी वही भालू सामने आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ऊपर थे ना? भालू ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, मैं तो इसी दुनिया में रहता हूँ। तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों भेजा? तुम अपने बच्चे को खुद क्यों नहीं बचा सकते थे? हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। इतना कहते ही अचानक भालू एक सुंदर राजकुमारी में बदल गया। राजकुमारी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो इसी जंगल की रानी हो। संजय की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम एक लड़की में कैसे बदल गए? राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैं इस जंगल की रानी हूँ। ये एक मायावी जंगल है। मायावी जंगल? तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करने वाली, बल्कि मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली हूँ। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कीजिए, क्योंकि मेरी माँ नंदनी मेरा इंतजार कर रही होंगी। बिल्कुल, पर पहले मैं अपना वादा पूरा करना चाहती हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें खजाने के बारे में बताऊंगी। फिर राजकुमारी संजय को एक बड़ी गुफा में ले गई। गुफा के भीतर इतना विशाल खजाना था कि देखकर संजय दंग रह गया। राजकुमारी बोली, ये सारा खजाना तुम्हारा है, तुम जितना चाहो ले सकते हो। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना कि मैं माँ नंदनी के साथ सुख से जीवन गुजार सकूं। ये सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई और उसने संजय को ढेर सारा खजाना दिया और उसे विदा कर दिया। जब संजय गांव लौटकर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई विजय और भाभी अंजलि माँ नंदनी के सामने खड़े थे और बार बार कह रहे थे, माँ, हमें अपने घर में रख लो, हम बहुत मुसीबत में हैं। जैसा तुम लोगों ने किया था वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। तभी नंदनी की नजर संजय पर पड़ी। वो बेहद खुश हुई और बोली, अरे संजय, तुम आ गए। तुम्हें पता है, तुम्हें गए पूरा 1 हफ्ता हो चुका है। हाँ माँ, मुझे पता है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे पता है मैं कहाँ गया था, पर ये सब क्या हो रहा है? भैया विजय और भाभी अंजलि की ये हालत कैसे हो गई? बेटा, तुम इन बातों में मत पड़ो। चलो घर के अंदर चलते हैं। संजय भाई, मेरी मदद करो, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए। माँ हमें घर में रखने को तैयार ही नहीं है, तुम ही कुछ करो। नहीं, संजय क्यों मदद करेगा जब इसने तुम्हारी मदद की थी। तुमने तो खुद ही नाता तोड़ लिया था, अब जरूरत पड़ी तो इसके पास आ गए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? ये भी तो आपके ही बेटे हैं। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन बेटा होते हुए भी इसने बेटा होने का फर्ज नहीं निभाया, न बेटे का न भाई का। ये बात सुनकर विजय बहुत दुखी हो गया। तभी अंजलि रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ, बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे भाभी, आप क्यों माफी मांग रही है? आपकी कोई गलती नहीं है। फिर संजय ने माँ नंदनी को समझाया। थोड़ी देर बाद नंदनी का दिल पिघल गया और बोली, ठीक है, तुम दोनों मेरे घर पर रह सकते हो, मुझे अब कोई आपत्ति नहीं। ये सुनकर विजय और अंजलि के चेहरे खुशी से चमक उठे। संजय ने माँ नंदनी को खजाना दिया और बोला, माँ, ये सब आपका है, अब तो आप खुश हैं ना? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? तब संजय ने माँ को पूरी कहानी सुनाई। नंदनी ने खुशी से कहा, मैंने हमेशा कहा था कि ऊपर वाले पर भरोसा रखो। देखो, ऊपर वाले ने तुम्हें उस भरोसे का फल दिया है। मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनकर संजय के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। विजय और अंजलि अपनी गलती पर पछताते रहे, लेकिन खुश थे कि संजय ने उन्हें माफ कर दिया। अब सब लोग मिलकर सुख और चैन से रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमने देखा है कि आप वीडियो को रोशनी के गुपचुप और चाट की तरह देख तो लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अनोखी और दिलचस्प वीडियो लाते रहें।